हाय बच्चों, तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 11 जैक बोर्ड जो अप्रैल में एग्जाम लेने वाले हैं। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो एग्जाम आपके होने वाले हैं अप्रैल मंथ में, और जो मॉडल सेट जैक बोर्ड ने जो रिलीज किया है उसी का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखिए और समझिए कि इसको हम लोग किस तरह से बना सकते हैं। वैसे तो ये 40 मार्क्स की क्वेश्चन हैं, ये पेपर जो है वो 40 मार्क्स रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप है, आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। लेकिन इससे पहले मैं कुछ इस पेपर के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो है वो OMR शीट पर ही आपको एग्जाम देनी है। तो रिलेटेड क्या है, इसमें जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो है क्या, आपको OMR शीट वाले कॉपी में आपको अपना नेम लिखना है। जी हाँ, जो बहुत सारे स्कूल गलती कर बैठते हैं वो करना नहीं है। रोल कोड भी लिखना है, इसका जो रोल नंबर होता है, आपको तो अपना कोई रोल नंबर मिलेगा ना, वो भी लिखना है आपको। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, परीक्षा की तिथि कब है, पाली विभाग तथा विषय का नाम OMR शीट पर आपको लिखना है। जहां पे जगह दिया हुआ रहेगा उसी जगह पर लिखना है, और अपना पूरा जो सिग्नेचर है वो OMR शीट पर लिखना है। OMR सिग्नेचर इसमें 40 क्वेश्चंस जो है वो आपको मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन जो है वो अनिवार्य है। इसका मतलब ये हुआ आपको 40 के 40 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। जी हाँ, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है, और आपको करना क्या है, आपको सर्कल करना है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि ABCD ये 4 ऑप्शन है, नीचे में OMR शीट में क्या रहेगा, यहाँ पे सर्कल दिया हुआ रहेगा। अब यदि आपको लग रहा है कि इसका आंसर जो है वो C है, यदि इसका आंसर आपको लग रहा है कि C है, तो इसके नीचे ही आपको इस तरह से इसको पूरा का पूरा काला कर देना है। इसके लिए आपको पेंसिल का यूज नहीं करना है, आप पेंसिल यूज नहीं करेंगे। तो क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे ब्लू या फिर ब्लैक, वो भी बॉल पॉइंट यूज करना है। जेल पेन बिल्कुल नहीं यूज करना है। जी हाँ बच्चों, जेल पेन यूज नहीं करना है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता है, और वो वहां पे कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं। समझ गए। अब हम लोग आएंगे जो क्वेश्चन है, जो 40 क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द नल सेट। सबसे पहले नल सेट क्या होता है, नल सेट का मतलब क्या हो गया कि जैसे खाली सेट होता है, क्या हो गया, रिक्त सेट हो गया, इसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं रहेगा। यहां पे दिया हुआ है इवेंट प्राइम नंबर, लेकिन 2 से ज्यादा होना चाहिए। 2 से ज्यादा प्राइम नंबर इवेंट कोई है ही नहीं, इसलिए ये जो है वो खाली सेट लग गया। एक्स इज एन इवेंट प्राइम नंबर, इसमें तो एक एलिमेंट होता ही है, 2 होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, और एक्स क्या है, एक रियल नंबर है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 होगा, तो एक्स का मान जो है वो प्लस माइनस रूट हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस पे भी कुछ ना कुछ एलिमेंट है, और x प्लस 2 इक्वल टू 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो खाली सेट कौन सा है, खाली सेट का मतलब क्या हो गया, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो क्या लग रहा है, इसका आंसर जो है वो A होगा। दैट मीन्स x एक सम अभाज्य संख्या है जो 2 से बड़ी है, इसका जो आंसर होगा वो खाली सेट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ, दिए गए कथन को किस प्रकार से लिख सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है।
अभी 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है ये आपको बताना है। तो कोशिश थोड़ा सा कर लीजिए आप लोग, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इसको। जी हाँ, कोशिश कीजिए। कुछ पता चल रहा है आंसर के बारे में? कुछ तो आंसर पता चल रहा है। देखिए आपको मैं समझा रहा हूं, ये यहाँ पे दिया हुआ है -2 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है। ये जो स्मॉल ब्रैकेट देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं ना जिसमें लेस देन ही लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ -2 से 5 जाएगा लेकिन स्मॉल ब्रैकेट ही लगेगा। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -2 से लेकर 5 तक। x बिलोंग्स टू -2 से लेकर 5 तक। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सेट A है और इसमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। सेट A में कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। फिर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। क्या है? गलत, बिल्कुल। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है ना, क्वेश्चन को पढ़ने में गलती होती है। ऐसा लगता है कि या तो सही और पलट लगा देते हैं। क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पढ़ा कीजिए ताकि जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से समझ में आ सके। देखिए 3,4 बिलोंग्स टू सेट ए, सही है। हाइट बिलोंग्स टू ए, ये भी सही है। 3,4 बिलोंग्स टू सेट ए, देखिए ये जो है ना वो गलत है। एक्चुअली में यहाँ पे ये वाला सिंबल लगना चाहिए, ये सिंबल, तो सिंबल तो है, कोई बात नहीं। अब उसको देखिए 1 2 5 6, 1 2 5 6, यहाँ पे जो सिंबल दिया हुआ है एक्चुअली ये सिंबल कुछ इस तरह का है, ठीक है। तो देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा कथन गलत है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, R इज द सेट ऑफ रियल नंबर। R जो है वो R is the set of real number and Q is the set of rational numbers, then what is R minus Q? R minus Q क्या होगा? R minus Q क्या? तो जो रियल नंबर होता है वो रैशनल एंड इरेशनल का सेट होता है। अब क्या है कि यदि हम इस Q को हटा देंगे, R में से Q को हटा देंगे तो बचेगा क्या? T। इसका मतलब है कि जो बचा रहेगा वो क्या होगा? सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 5, A क्रॉस B दिया हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स दिया हुआ है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में आपको पता है। सेट A क्या होगा ये बताना है। तो सेट A जो होगा वो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके सेट को हम कहेंगे सेट A। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ना उसका पहला एलिमेंट कौन है? -1। इसका पहला एलिमेंट कौन है? 1। इसका पहला एलिमेंट कौन है? 1। इसका पहला एलिमेंट कौन है? 2। इसका पहला एलिमेंट कौन है? एक चीज और क्या पढ़े हैं कि सेट में एलिमेंट्स का जो है वो रिपीटेशन नहीं होता है। मतलब ये हुआ कि जैसे ये 1 दो बार लिखा हुआ है, बिल्कुल दो बार नहीं लिखा है, दो बार बिल्कुल ही नहीं लिखा है। तो -1 1 2 एंड 3। अब आपको देखना है कि कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। क्या ये है? बिल्कुल नहीं। क्या ये है? बिल्कुल नहीं। क्या ये है? बिल्कुल नहीं। क्या ये है? तो आंसर कौन सा होगा?
देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो सुधार किया जाए तो इसका आंसर सही हो जाएगा। अब क्या सुधार किया जाए आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये -1 1 ये जो 3 है ना, इसकी जगह पर उनको कम से कम तो 2 लिख देना चाहिए था। तो क्या होता है ना कि क्वेश्चंस बना रहे हैं, आंसर बना रहे हैं, जो भी आप बना रहे हैं, तो कभी कभी तो मिस्टेक तो हो ही सकता है ना। तो सेम केस इनके साथ भी हुआ है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, 3 की जगह पे 2 होना चाहिए। तो चलिए मैं इसका आंसर सही चीज बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो ए होगा। और बाय द वे यदि आपको सब कुछ गलत मिल रहा है, मतलब कि इस तरह का ऑप्शन यदि आपको मिल जाए जिसमें कोई भी आंसर नहीं है, तो इसके लिए आपको जो है वो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, फ्री में ही मिलेंगे। लेकिन आपको क्या है कि आपको अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेट ए में कुछ एलिमेंट दिया हुआ है, सेट बी में कुछ एलिमेंट दिया हुआ है, और बोला गया है कि कितने सारे सबसेट बनाया जा सकता है ए क्रॉस बी। हम पहले पता करेंगे कि ए क्रॉस बी में कितने सारे एलिमेंट्स आएंगे। ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स आएगा, यहाँ आते हैं 3 और यहाँ आते हैं 2। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स आ गया इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स वो 6। तो टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट बनेगा वो कितना बनेगा, 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 और 2 का पावर 6 हो जाएगा 64। कितना हो गया 64 जी। तो इसमें से एक ऑप्शन जो है वो आपको दिख रहा है जो होगा 64। तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 7, डोमेन निकालना है, प्रांत निकालना है। जो फलन दिया हुआ है उसका प्रांत निकालना है। तो x के आप क्या क्या वैल्यूज डाल सकते हैं जी, सोचिए और देखिए आप लोगों को क्या लग रहा है कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। 3 को 1 पे देखिए, ब्रैकेट में भी ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट में भी ध्यान देना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? ये जो अंदर का है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि रूट के अंदर ये नेगेटिव आ गया तो वो इमेजिनरी नंबर हो गया, अवास्तविक संख्या हो जाएगा ना। तो वो सब नहीं चाहिए हम लोग को वास्तविक संख्या चाहिए। क्यों? क्योंकि अब लिखा हुआ है रियल फंक्शन, समझ में आ रहा है ना, रियल फंक्शन लिखा ही हुआ है रियल नंबर के लिए। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बन रहा है कि इसका मान जो है वो 3 से लेकर इंफिनिटी तक जाएगा। मीन्स ऑप्शन सी जो है वो एकदम प्रॉपर हो रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 8, क्या आंसर हो सकता है? प्रिपेयर कैसा किए पता चल जाएगा अभी। तो 4 ऑप्शन तो एक तो सही होगा, अब कौन सा सही होगा इसको पता करने के लिए अब तो ध्यान से देखिए, ये जो फॉर्मेट है वो sin a to cos b प्लस cos a to sin b के फॉर्म में है। sin a to cos b, और मैं आपको बता रहा हूँ कि sin a into cos b का फॉर्मूला होता है sin a into cos b प्लस cos a into sin b इज इक्वल टू होता है sin a प्लस b। तो यहाँ पे आपके पास sin 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री हो गया, इसका मतलब है कि sin 45 डिग्री। चलिए इसका मतलब है कि आपको sin 45 डिग्री का वैल्यू तो आना ही चाहिए। अब sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या है? तो sin 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो है 1/√2। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी। नाइन नंबर क्या आंसर हो सकता है जी? क्या आंसर हो सकता है? देखिए इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 19 को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं,
ये हो जाएगा 6 पाई प्लस 5/3। समझ में आ रहा है? अब tan n पाई प्लस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। tan n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। तो यहां पर जो है वो हम लोग लिख सकते हैं क्या tan पाई बाई थीटा। और tan पाई बाई 3 का मतलब हो गया 60 डिग्री। उस 60 डिग्री का जो आंसर होता है, जो वैल्यू होता है, वो √3 के बराबर होता है। तो इसमें जो है वो आपको एक वैल्यू दिख रहा होगा और ये है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, समीकरण cos x इक्वल टू -2 का मुख्य हल क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, ये बताना है। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है और यहाँ पे cos पॉजिटिव होता है। हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/sin x इज इक्वल टू -2 मीन्स sin x का मान हो जाएगा -1/2। इसका मतलब ये हो गया कि sin x इक्वल टू -sin π/6। π/6 का मतलब क्या हुआ 30 डिग्री। अब साइन माइनस किस किस जगह पर होता है, साइन जो है वो दो जगह पे माइनस होता है, साइन दो जगह पे माइनस होता है। अब दो जगह कौन कौन सा है जहाँ पे माइनस होता है, एक है ये एरिया और एक है ये एरिया। इसका मतलब ये हुआ कि पाई में से हमको थीटा ऐड करना है, थीटा क्या है π/6, और दूसरा क्या है ये 2 पाई में से हमें माइनस करना है π/6। तो यहां से क्या हो जाएगा 6 पाई प्लस π/6 और यहां से क्या हो जाएगा 12 पाई माइनस π/6। तो इस तरह से यहाँ से 7 π/6 और ये 11 π/6। तो हो सकता है या फिर है इसमें से कोई एक ऑप्शन है जो 7 π/6 एंड 11 π/6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो किस तरह से निकाल सकते हैं। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में 360 बार कोई पहिया जो है वो घूम जाती है। तो हम थोड़ा सा ये पता करेंगे कि 1 सेकेंड में वो पहिया कितने बार घूमेगा। तो 1 सेकेंड में जो है वो पहिया 6 बार घूम जाएगा। लेकिन हम ये पता करेंगे कि एक बार यदि पहिया घूम जाए तो कितने रेडियन का एंगल बनेगा। 2 पाई रेडियन का मतलब 360 डिग्री का एंगल बनेगा। और एक बार घूमने से यदि वो 2 पाई रेडियन एंगल बना रहे हैं तो 6 बार यदि वो पहिया घूम जाता होगा 1 सेकंड में तो कितने रेडियन का एंगल बनेगा। तो ये 6 गुना 12 पाई हो गया। तो 12 पाई रेडियन जो है वो इसका सही आंसर है। और इसका ऑप्शन है डी नहीं होगा, इसका सही आंसर सी होगा। चलिए बहुत बढ़िया कि ये सब क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजीली बन जा रहा है। अब आगे ध्यान दीजिए, फॉर एनी नेचुरल नंबर n 10 to the power 12 minus 1 plus 1 is divisible by which of the following numbers। एक चीज तो याद है रखिएगा कि कोई भी नंबर जो है ना वो 0 से डिविजिबल नहीं होता है, लिखने का मतलब ये है। अब कोई नंबर 5 से डिविजिबल तभी हो सकता है जब उसके इकाई के अंक में यूनिट की जगह पर 5 या 0 रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ ये 10 का पावर 12 माइनस 1 का जो वैल्यू होगा ना वो या तो 10 होगा या तो 100 होगा या तो 1000 होगा, मैं कुछ इस तरह के फॉर्म में रहेगा। ठीक है,
और इसमें यदि हम +1 कर देंगे तो कभी भी 5 नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये 5 से कभी भी डिविजिबल नहीं। 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि अच्छा, अब 11 से ही क्यों डिविजिबल होगा मैं आपको समझाता हूँ। यदि हम m का वैल्यू 1 रख देंगे तो 10 का पावर 2 -1 +1, तो इस तरह से 10 का पावर 1 +1 और इस तरह से 11 हो जाएगा। तो 11 जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है डी। नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा टू द पावर m इज इक्वल टू 1 है, तो इसका सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। देखिए, जब बात हम लोग करते हैं इंटीजर का तो ये इंटीजर माइनस भी हो सकता है या प्लस भी हो सकता है। अब यहाँ पर है 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा टू द पावर m। ठीक है, तो 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा, इसको हम लोग 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर में जो टर्म देख रहे हैं ना, ये 1 प्लस आयोटा टू द पावर 2 हो जाएगा और नीचे 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। जब भी डाउट हो किसी तरह का तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम जो भी होगा आप जरूर लिख देना। चलिए, तो बहुत ही बढ़िया है, आप लोगों को समझ में आ रही है। हम इसको लिखेंगे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा स्क्वायर टू द पावर m। देखिए, आयोटा स्क्वायर का जो मान होता है ना वो -1 होता है, तो 2 आयोटा बाई नीचे भी हो जाएगा 2। अब नीचे 2 कैसे होगा, ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हुआ -1, कितना हो गया -1। तो इसी तरह के जो क्वेश्चन है ना थोड़ा बहुत गलत हो सकता है। अब देखिए, आयोटा का पावर क्या हो गया m और इसका मान कितना दिया हुआ है 1। तो अब m का क्या क्या वैल्यू आप रखिएगा कि 1 आ जाएगा। हम आगे नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, जो मेरे पास ऑप्शंस गिवन है ना उसको डाल देते हैं। तो यदि m के जगह पर 4 करते हैं तो ये तो हम लोग जानते हैं कि आयोटा का पावर 1 के बराबर होता है, सही है। अब हम जैसे 2 रखेंगे आयोटा का पावर 2 -1, तो ये तो हो नहीं सकता है। अब देखिए, गड़बड़ क्या हो सकता है, ये आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको छोड़ रुक जाएंगे, इसे कॉलम में लिखिए, हो सकता है कि आगे वाला 2 टर्म आ जाए। अब देखिए, आयोटा का पावर 0, आयोटा का भी पावर 0 है तो इसका मतलब ये भी देगा, और आयोटा का पावर -4 इसका भी बनाना है। अब ये जो हम 3 नंबर लिखे 0 है 4 है -4 है, इसमें से सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा जो है वो यही है, इसलिए जो इसका आंसर बनेगा ना वो क्या बनेगा, इसका आंसर डी आंसर। क्या बनेगा, बिल्कुल सही, डी आंसर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 4 + 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि इस फॉर्म को हमें चेंज करना पड़ेगा। इस फॉर्म पे लाना ही पड़ेगा। ऊपर में क्या हो जाएगा 4 - 3 आयोटा 4 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर 16 + 9, तो 4 - 3 आयोटा बाई 25। अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/25 -3 आयोटा बाई 25।
तो जो इसका आंसर है, कोई मैच कर रहा है क्या? 4/25 माइनस ऑप्शन नंबर बी। √3 - 1 का मापांक क्या होगा? मॉडुलस क्या होगा का? √3 - 1 का मापांक क्या होगा? देखिए z = यदि a + i भी है तो इसका जो मापांक होता है, इस मॉडुलस जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो जब हम इसका निकालेंगे ना तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये √4 हो जाएगा और इसका जो आंसर होगा वो 2 होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है 2 आंसर। चलिए, बहुत ही अच्छी जो पेपर है 11th की वो है। अब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो कर लेनी पड़ेगी क्योंकि पूरे बुक से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन एक बात अच्छी है कि इसमें से सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप रैंडमली कुछ ना कुछ लिख ही दीजिएगा, इसमें छोड़ने वाली बात कुछ है नहीं। लेकिन उसमें से कुछ जो आपको लगता है कि आंसर नहीं होगा, रैंडमली उसको हटा देना पहले जरूरी होता है। तो लेकिन जहाँ तक आपको आता है बनाने के लिए, उसको तो कोशिश कीजिए कि सही ढंग से ही बनाएं। समय तो आपके पास बच ही जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रोसेस का काम नहीं है। प्रोसेस हम लोग यहाँ बनाते हैं इसलिए ताकि थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि यदि एग्जाम में क्वेश्चन चेंज रहा तो प्रोसेस के हेल्प से भी उसको बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर आपके मन में क्या रहा होगा? ऐसे आप सोचे होंगे ये टक टक कर दिया, 3 5 से कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे ऐसे डाल देंगे। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल गलत सोच, क्योंकि कभी कभी जो आपका सोच है ना वो गलत भी हो सकता है। चलिए, अब कैसे आपका सोच गलत है मैं आपको समझाता हूँ। ये आप काट नहीं सकते हैं। आप जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना माइनस के साथ तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। जी हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है इनइक्वालिटी के बेस पर, कि जब भी नेगेटिव नंबर को हमें हटाना पड़ता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इनइक्वालिटी का सिंबल है दैट विल बी रिवर्स्ड, चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। चलिए 5 से कट जाएगा और इस तरह से क्या होगा कि x इज ग्रेटर देन 5, x का मान जो है वो 5 से बड़ा होगा। दैट मीन्स जो मेरा सॉल्यूशन आंसर होगा वो कुछ इस तरह से आएगा, और ये जो आपको मिलेगा ऑप्शन डी नंबर। नंबर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, x का मान क्या होगा ये आपको बताना है, तो कोशिश करते रहिए आप लोग भी। क्या हो सकता है? लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चलिए, फिर भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है। 2 is less than or equal to 3x minus 4 is less than equal to 5। सबसे पहले क्या करेंगे ना, ये जो -4 है उस -4 को हटाएंगे। इस -4 को हटाने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा। 2 + 4 3x - 4 + 4 is less than equal to 5 + 4 और 6 ये देखिए कट जाएगा। अब क्या है ना, x के साथ 3 अटैच है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, उसे हमें हटाने के लिए हम इसी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि x का जो मान होगा वो 2 से 3 तक होगा, लेकिन ये रियल नंबर है और ये
बिग ब्रैकेट के अंदर में होगा। तो एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा इसके ब्रैकेट पे जो सिंबल्स है ना उसमें आपको देखिए हर जगह पर 2 3 ही दिया हुआ है, लेकिन अब ध्यान दीजिए इसके ब्रैकेट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। How many numbers between 100 and 1000 can be formed by the digits and no digit being repeated? कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो क्या होना चाहिए? देखिए यदि ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे 7 डिजिट है। कितने डिजिट है? 7 डिजिट है। और यदि हम लोगों को यहाँ से नंबर के बारे में यूज करने के लिए बोला गया है तो वो होगा वंस, टेंस, हंड्रेड, इकाई, दहाई एंड सैकड़ा। 3 चीजें, इकाई, दहाई, सैकड़ा। बोला गया है कि डिजिट का रिपीटिशन जो है वो अलाउड नहीं है, मतलब एक बार जिसका आप यूज कर लिए हैं तो कर लिया है, उसको फिर से यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जो कहना है वो कहना है। तो इसका मतलब हम इसको 7 तरीके से भर सकते हैं। इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? 7 तरीके से तो नहीं भर सकते, 6 तरीके से भरेंगे। क्यों? क्योंकि 7 में से एक डिजिट यूज हो गया है। और इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? 5। चलिए, क्योंकि ये मैंडेटरी है कि हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा ये तीनों जगह का नंबर को लेना पड़ेगा, तो हमें इसे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको जो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा कितना? 210। तो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा कि इसका आंसर जो है वो 210 है। तो ऑप्शन जो है वो इसका हो जाएगा 210 विद बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन पे बोला गया कि 100 से 1000 के बीच आप कितनी सारी संख्याएं बना सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि NC10 is equal to NC9, तो NC19 का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, यहाँ से हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं। सीधे सीधे नीचे वाला टर्म ऐड हो जाएगा, 19 हो गया। और जब 19 हम यहाँ पर इस n के जगह पर रखेंगे 19C19, तो इसका आंसर क्या होगा? 1, क्योंकि आपको पता है कि NCN का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1 होता है। NCN का वैल्यू 1 के बराबर। A bag contains, एक थैली में 5 काली और 6 लाल गेंद हैं। एक ही थैली है लेकिन 2 तरह के गेंद रखे गए हैं। तो यदि 4 काली तथा 2 लाल गेंदों का चयन करना है तो कितने तरीके से ये सब बॉल को निकाल सकते हैं? देखिए 5 काली है, बहुत बढ़िया। इसमें से कितने काली को लेना है? 4 काली को लेना है। काली मतलब ब्लैक कलर का है, ठीक है। और 6 लाल है, 6 लाल में से कितने को लेना है? 2 लाल को लेना है। तो ये मेरा हो गया टोटल नंबर ऑफ तरीके, ठीक है। 5C4 दिया हुआ है तो हम इसको 5C1 भी लिख सकते हैं, और 6C2 तो है ही। अब ऐसा लिखने के पीछे रीजन है कि NCR का जो फॉर्मूला होता है वो हम आपको बता दें, NCN-R के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5/1 और ये 6 गुने 5 थोड़ा 2 गुने 1, 3 से कट जाएगा, 5 × 25 के 75, ठीक है ना। मतलब 75 जो है वो उसका आंसर हो जाएगा। तो कोई ना कोई आपको दिखेगा जहाँ पे 75 जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से 75 तरीके से हम लोग इस तरह की कंडीशन में बॉल को निकाल सकते हैं। आगे दिया हुआ है कि सिग्मा r = 0 to n 3 to the power r का मान क्या होगा? तो समझते हैं यहाँ पर r = 0 से लेकर n और ये 3r क्या है। r का मान एक बार 0 रख दीजिए, फिर r का मान 1 रखिए, फिर r का मान 2 रखिए, और लास्ट में r का मान n रख दीजिए। ये लगाया था। तो अब क्या करेंगे? ये हो जाएगा 1 + 3 + 3² और लास्ट में 3 का पावर n। अब ये जो आपको एक सीरीज दिख रहा है ना, ये सीरीज को पता करना है
कि ये सीरीज जो है वो किस में दिया हुआ है, मतलब एपी में है कि जीपी में है कि एचपी में है या फिर है ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, तो ये जो है ना वो जीपी में है, जिसका पहला टर्म क्या है 1 और आर कितना दिया हुआ है 3 और नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया हुआ है n+1। नहीं पता कैसे चला कि n+1 होगा? देखिए यदि हम 0 से काउंट करते हैं ना, 0 से गए और n तक, या फिर इसको रख दीजिएगा तो ये तो खुद n हो गया और एक टर्म और ऐड कर दिए, तो इस तरह से n+1। तो चलिए इसका Sn का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, a⁴n−1 बाई ये n ऊपर में है बाई r−1। देखिए इस r का मान जो है ना वो 1 से ज़्यादा है, तो अब क्या हो जाएगा, a का मान 1, बहुत बढ़िया, r का मान क्या है 3, n+1 -1 बाई 3 माइनस ये 1 कट जाएगा, 3 का पावर n-1 बाई 2 का। तो आपको कोई लग रहा है कि कोई ऑप्शन है आपके पास 4 टू द पावर n है, 3 टू द पावर n है, यहाँ पे 1 है और फिर नन ऑफ दीज है, तो क्योंकि कोई मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ये जानबूझकर एक ऑप्शन दिए हुए हैं नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ट्वेंटी टू नंबर, x+3 के प्रसार में x⁵ का मान क्या होगा, ठीक है। तो x+3 के प्रसार में x⁵ जो है वो हम लोग इस तरह से भी टाइप कर सकते हैं, 8 से 0 x⁵ प्लस 8c1 x⁵7 3 to the power 1, 8c2 x⁵6 3 to the power 2, 8c3 x⁵5 3 to the power 3। तो हमें x⁵ का जो मिलेगा कोएफिशिएंट वो ये हो जाएगा क्या ना, 3 3 के 9 से 27, ठीक है, और यहाँ पे 8 × 7 × 6 by 3 × 2 × 1 निकल जाएगा 6 से, 8 7 में 56 हो गया यहाँ पे और ये 27, 2 1 5 1 15 12 1512। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा जो 1512 को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने पद हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर। देखिए ये तो साफ साफ लिखा हुआ है कि ये समांतर श्रेणी में है, मतलब एपी में है, जिसका पहला टर्म आपको देखकर ही लग रहा है 20 है और बी ही लग रहा है इसका 5 है और लास्ट टर्म को ध्यान से देखिएगा तो 100 है। तो कितने पद हैं, तो n का जो मान होता है ना, लास्ट में मैं आपको बताता हूँ l-a बाई b प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 100 में से आप 20 को माइनस कर दीजिए और b से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, फिर प्लस 1 कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 80/5 प्लस 1, तो इस तरह से कितना हो गया 16 + 1 = 17। तो टोटल मिलाकर जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो 17 होगा। पाँच और 15 के बीच एक समांतर माध्य ज्ञात करना है। इतना याद रखिए कि a एंड b के बीच का जब हमको अरिथमेटिक मीन निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, a + b/2 अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो यहाँ पे a एंड b कौन है, 5 और 15 को ऐड करके इसे डिवाइड कर देंगे, तो इसका जो आंसर है वो 10 हो जाएगा। तो अरिथमेटिक मीन मीन्स समांतर माध्य जो है वो हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर डी।
For what value of x the numbers are in GP? नंबर्स जो है वो जीपी में होंगे। तो जीपी में होने का कंडीशन क्या होता है कि सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, ये कंडीशन है। तो यदि हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ पे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4। अब क्या है, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि एक्स स्क्वायर जो है वो कट जाएगा। 4x माइनस 3x कितना होता है x इज इक्वल टू 12। तो कोई ऑप्शन लग रहा है क्या, x का मान यदि 12 रखेंगे तो जो गिवन टर्म्स हैं वो जीपी में हो जाए। ट्वेंटी 26 नंबर क्या है कि यदि ये दो लाइन है, दोनों लाइन यदि परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन यदि परपेंडिकुलर है तो a का मान क्या होगा। अब दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो हम यहां से जो हम देख पा रहे हैं 3x माइनस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 4y, 3x बाई 4 प्लस 9 बाई 4 इज इक्वल टू y। तो यहां से y इज इक्वल टू m1 x प्लस c, जहां पे m1 का मान हो गया 3/4। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं हम लोग। ax तो हम सीधे सीधे लिखते हैं 6y इज इक्वल टू माइनस ax माइनस 5। तो y इज इक्वल टू माइनस ax बाई 6 माइनस 5 बाई 6। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा m2x प्लस c, मीन्स m2 का मान हो जाएगा माइनस a बाई 6। देखिए हम सिर्फ m1 और m2 को ही बारे में सोच रहे हैं क्योंकि इसी को लिख दरकार है। अब यदि दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उसका कंडीशंस है कि m1 इंटू m2 जो है वो -1 के बराबर होगा। अब ये 3/4 इंटू माइनस a बाई 6 जो है वो -1 के बराबर होगा। तो यदि हम इसको यहाँ से काट दें तो ये 2 आगे आएगा। इसका मतलब है कि a का मान जो है 8 के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपको आंसर दिख रहा होगा जो 8 है। तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर तभी होंगे जब इस a का मान 8 के बराबर। Find the equation of line that cuts off equal intercepts on the coordinate axis and passes through the point 2,3। मतलब एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों से समान अंतखंड काटती है और बिंदु 2, 3 से होकर जाती भी है। Equation of line that cuts off equal intercept on the coordinate axis and passes through the point 2,3। देखिए यदि हम a और इसको b मान दें और यहाँ पे पॉइंट भी 2,3 है, ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a और b दोनों बराबर है। तो हम लोगों को एक इक्वेशन याद है कि ये x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1 होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो क्योंकि x बाई a प्लस y बाई a इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं तो क्योंकि a और b दोनों बराबर हैं, a बराबर b, तो x प्लस y बाई a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इस तरह से x प्लस y का मान जो है वो a के बराबर हो जाएगा। लेकिन अब ये लाइन जो है वो 2,3 से होकर पास हो रही है। किससे होकर पास हो रही है? 2,3 से। इसका मतलब x का मान 2 और y का मान 3 रख देंगे, इससे a का वैल्यू आपको मिल जाएगा 5। a का मान कितना हो गया? 5।
जो लाइन का इक्वेशन होगा वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, रेखा की समांतर और बिंदु -2,3 से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। देखिए पैरेलल लाइन के बारे में बोला गया है, तो मैं फटाफट यहाँ से के लिए हटा दे सकता हूँ क्या। 3x - 4y जो रहेगा वो मेरा रहेगा और जो नहीं है वो हट जाएगा। ठीक, फिर सब में दिया हुआ है 3x - 4y, 3x - यहाँ पर नहीं है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से क्या हो सकता है। 3x - 4y + c = 0। कोई भी लाइन जो गिवन लाइन के पैरेलल है, बस जो चेंज होता है वो ये वाला चेंज होता है। ठीक, अब मैं x के जगह पर क्या पुट कर दूं -2 और 4y के जगह पे क्या पुट कर दूं 3, तो ये हो जाएगा -6 - 12 + c = 0। तो c का मान जो है वो 18 आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे 18 आ जाएगा। तो 3x - 4y + 18 = 0। तो आपको कोई एक ऑप्शन दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है 3x - 4y + 18। ऑप्शन नंबर डी। Find the length of perpendicular from this line. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो देखिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का जो फॉर्मूला होता है वो ax1 + by1 + c मॉड ले लिए और ये अंडर रूट हो जाएगा a² + a²। तो a का जो मान है यहाँ पे 9 है, b का जो मान है वो 3 है और c का जो मान है वो 16 है। x1 का मान क्या है 3 है और y1 का मान है -3। अब हम लोग ये सब जो वैल्यूज है ना उनको डालकर देख लेते हैं। a का मान 9 × 3 + 3 × -3 मॉड भी है और यहाँ पे 16 मॉड लेंगे इसलिए कि यदि ये वैल्यू नेगेटिव में आए तो उसे एनीहाउ कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। 9 × 81 और 3 × 3 = 9। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 27 - 9 + 16 और यहाँ पे हो जाएगा 90 अंडर रूट है। Find the length of the perpendicular from the point 9x + 3y। तो 27 + 7 90 ये हो जाएगा 34 by √90। Find the length of perpendicular from the point 3, तो इसमें तो कोई भी ऑप्शन मैच कर नहीं रहा है, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। लेट मी सी वन टाइम। बिंदु से सरल रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई निकालना है। तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो एक बार और चेक कर लेते हैं कि कहीं कैलकुलेशन में तो कोई गलत नहीं है। 9 × 3 = 27 हो जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा और फिर 16 हो जाएगा। मीन्स वो तो अंडर रूट 34 ही आ रहा है। नीचे का कहानी है 9 + 3, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 90 है। जी हाँ, इसमें तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है कि इसका ऑप्शन जो है वो गलत है।
ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर क्या होगा? तो सेंटर का जो सर्कल का जो इक्वेशन होता है ना वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस c इक्वल टू 0। और इसको जब हम कंपेयरिंग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। जब इसको इक्वेट करेंगे तो 2g का मान माइनस 4 के बराबर होगा, 2f का मान माइनस 1 के बराबर होगा। क्योंकि सेंटर बोला गया था c का काम नहीं है, g इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 और f इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4। तो माइनस g एंड माइनस f जो है वो सेंटर होता है, तो इसलिए 2 एंड 4 जो है वो सेंटर हो जाएगा। और यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है बी। जी हाँ, तो गिवन सर्कल का जो सेंटर है वो है 2, परवलय इस पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y है, तो अक्ष निकाले, तो अक्ष का समीकरण निकाले, मतलब कि एक्सिस कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो याद रख लीजिएगा कि ये जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है ये राइट हैंडेड पैराबोला होता है, और ये जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होता है ये अपवर्ड होता है। तो जब ये अपवर्ड होता है तो y एक्सिस को लेते हैं और इसलिए इसका जो इक्वेशन बनेगा x इज इक्वल टू 0। तो कोई ना कोई यहाँ पे आपको होगा जो बता रहा है कि x का मान 0 के बराबर है, मतलब x वाले इक्वेशन जो समीकरण है जो एक्सिस है उसको नहीं लेते हैं। जो समीकरण ये y एक्सिस है ना तो x एक्सिस यूज नहीं करते हैं, इसलिए लिखते हैं x इक्वल टू 0। और ये जो है x एक्सिस को लिखते हैं मतलब है यहाँ पे और y नहीं है, इसलिए हम लिखते हैं y इक्वल टू 0 नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट्स, ये गिवन पॉइंट्स है उसके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो देखिए 2 माइनस 4 का स्क्वायर 3 माइनस 3 का स्क्वायर और फिर 5 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर का अंडर रूट निकालना। तो 2 माइनस 4 कितना होगा माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 और यहाँ से हो जाएगा 16 अंडर रूट कितना हो गया 20, ये क्या हो जाएगा 2 रूट 5। तो 2 रूट 5 जो है ये डिस्टेंस हो गया बिटवीन गिवन पॉइंट। डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करना है कि log a x और बेस a है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सिंपल सा है कि इसका जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x log a के बराबर होता है। तो देखिए अच्छा यहाँ पर आप बेस e लिख सकते हैं, नहीं भी लिख चलेगा, लेकिन क्योंकि आप बिना बेस का कोई लॉग होता नहीं है इसलिए e हम लोग लिख ही देते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा a 1/x log a, सीधे फॉर्मूला पे क्वेश्चन था। 34 बताना है कि इसका मान क्या होगा। देखिए यदि हम x का मान सीधा रख देंगे तो x का मान यहाँ पे 0 हो गया और sin 1/x, तो sin 1/x का साइन का जो मान होता है ना -1 से लेकर 1 तक इसका मान आता है। साइन थीटा का जो मान आता है ना मतलब -1 से 1 तक, चाहे थीटा का कुछ भी वैल्यू रख लीजिए डजंट मैटर। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा वैल्यू होगा वो, क्योंकि 0 से यदि हम उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। दिया हुआ है fx इज इक्वल टू, तो डिफरेंशिएट करना है और x का मान रख के बताना है
कि क्या आंसर हो सकता है। तो यदि सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करना शुरू कर दें, f डेफ x, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4x प्लस 3 और ये 0 हो जाएगा, तो 4x प्लस 3 हो जाएगा। जब हम x का मान यहाँ पे रखेंगे 1, x का मान रखेंगे 1, तो ये होगा 4 इंटू 1 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 ये 7 हो जाएगा। लेकिन 7 तो यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है। फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर दिए, यहाँ से 2 का 4x हो गया प्लस 3 कर, यहाँ पे भी कोई ऑप्शन मैच नहीं किया है और इसका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है और होगा भी नहीं, 3 4 10 3 7 के बराबर होता है। ऑप्शन के साथ आपका दिया हुआ नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि यदि यहाँ पे माइनस का साइन रहता तो मेरा आंसर 1 हो जाता, लेकिन हम क्वेश्चन को चेंज करेंगे नहीं। चलिए जो भी है, ये तो रॉन्ग है। रॉन्ग मतलब ये ऑप्शन नहीं सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो नॉट ए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नहीं है। और स्टेटमेंट क्या होता है, कथन क्या होता है। देखिए, कथन एक वैसा चीज है जो या तो वो सही होगा या तो वो गलत होगा और वो फिक्स रहेगा। मतलब ये नहीं कि आपके लिए चेंज हो गया, मेरे लिए चेंज हो गया। मतलब मैं एक चीज बताता हूँ कि एक सप्ताह में 8 दिन होता है, ठीक है। अब जिनको जिनको भी हम बोलेंगे वो सब बोलेंगे नहीं ये तो गलत है। अब ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई एक बोलेंगे गलत है, कोई भी बोलेंगे सही है, नहीं एक सही है गलत है, ऐसा नहीं है। अब हम बोले कि मेरे पास जो मार्कर है वो रेड कलर का है, रेड लग रहा है नहीं ना, हम जो बोले हैं वो कथन है लेकिन वो गलत कथन है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है, एक महीने में 35 दिन होते हैं, भाई सरासर गलत है, मतलब कथन है। और जिनको भी बोलेंगे ना कि एक महीने में 35 दिन होते हैं, बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो ये कथन है। हम लोग यहाँ पे बोले कि इसका आंसर ये नहीं होगा, हमें वो चीज ढूंढना है जो कथन नहीं है। अब देखिए, सभी वास्तविक संख्याएं समित संख्याएं होती है और रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बात सही है और कभी चेंज नहीं करेगा। द प्रोडक्ट ऑफ -1 and 8 is 8, भाई ये तो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, ये तो सबके लिए तो वैल्यू करेगा ना। आपको इजी लग रहा है, किसी और को टफ लग रहा है, तो सबके लिए इसका आंसर जो है एक जैसा नहीं लग रहा है, मतलब वैरी कर रहा है, मतलब चेंज कर रहा है। इसलिए जो है मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, ये कथन नहीं है, क्योंकि अलग अलग पर्सन के लिए ये चेंज कर जाएगा। आपके लिए इजी है, मेरे लिए टफ है, उनके लिए इजी है, किसी और के लिए टफ है, ठीक है। तो समझ गए, इसका आंसर क्या होगा, डी इज द सही आंसर। एन प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य निकालना है, मीन निकालना है। तो पहले हम ये बता करते हैं कि एन प्राकृतिक संख्या है कितना, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से कितना चला जाएगा एन। और जब हमें इसका निकालना होगा मीन, तो इसको प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको प्लस, और किससे डिवाइड करते हैं, n से डिवाइड करते हैं। ऊपर का सम किसके बराबर हो जाएगा, n प्लस। ये फॉर्मूला है कि n प्राकृतिक संख्याओं का सम जो है वो इसके बराबर होता है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो n इंटू n प्लस n इंटू n प्लस 1 बाई n इंटू कट गया, क्या बचा, n प्लस 1 बाई 2। ये है n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, n प्लस 1 बाई 2। ई कोई इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब असंभव घटना, मतलब वो कभी जो होगा ही नहीं, तो क्योंकि वो होगा ही नहीं तो उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 होगा। असंभव घटना के लिए प्रोबेबिलिटी उसका 0
होता है। पी ए का मान दिया हुआ है, पी बी का मान दिया हुआ है, तो पी ए और बी का मान क्या होगा, जबकि बताया गया है कि ए एंड बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अब मैं आपको बता दूं कि ए एंड बी यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो ये दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो पी ए प्लस पी बी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि 3/5 प्लस 1/5 ये 4/5 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें से एक ऑप्शन दिख रहा है सी, जो 4/5 मीन्स 4/5 के बराबर है। देखिए ये वाला ऑप्शन तो कभी नहीं आएगा, 5/4 एक से कभी ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। चलिए, तो इस पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो बचा हुआ है 14 नंबर। एक कॉइन को टॉस करते हैं, कितने बार, 2 बार टॉस करते हैं, तो बताना है कि कम से कम एक टेल आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल और हेड टेल। जब एक कॉइन को टॉस करेंगे तो ये इसकी सैंपल स्पेस है, सब चीज आ सकती है। तो कम से कम एक टेल होगा, कम से कम एक टेल होगा। यहाँ पर एक टेल है, यहाँ पर 2 ही टेल हो सकता है, 2 भी टेल हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम से 3 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो 4 है। इस तरह से इसका आंसर जो है वो हो जाएगा डी। तो हमने देखा कि सेट में कुछ क्वेश्चंस है जिनके आंसर मैच नहीं किए, मतलब है कि ऑप्शंस में मैच नहीं किए, तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे आपको मिल सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिस कर लेना बहुत जरूरी होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए।